हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, स्टडी तो होता रहेगा। कहते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम एंड ग्रेड आर टेम्पोररी, एग्जाम एंड ग्रेड आर टेम्पोररी, बट एडुकेशन इज परमानेंट। यानी सिर्फ एग्ज़ाम और ग्रेड के लिए नहीं पढ़ना चाहिए हम लोग को, जो है एडुकेशन वो परमानेंट होता है। तो हमेशा एडुकेशन ऐसे भी करना ही चाहिए फ्रेंड। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं बिहार स्टेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो बिहार स्टेट टेस्ट सीरीज़ चला रही हूँ। तो सोशल साइंस मेरा जो है सबसे पहले है, फर्स्ट है। सोशल साइंस का मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। तो सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी का अभी मैं पार्ट 4 आप लोगों को करवाऊंगी। इसके पहले मैंने सभी सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सभी करवाए हैं। तो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट पे जाके पूरा वॉच करें। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अगर नहीं किया तो कर दो, और अगर कर दिया है तो बेल आइकन दबा दो, ताकि बेल आइकन आ जाए, आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये दोनों कर दिए हैं तो आप अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स मुझे भी आप लोगों को और आगे मौका मिले आप लोग के साथ रहने का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज़ जियोग्राफी पार्ट 4 का। 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, लेकिन वो डिटेल में होगा फ्रेंड्स, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें किया करिए, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं फ्रेंड्स। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 1 से जो है आप जानते हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन का रहता है। तो उसमें 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ये पार्ट 4 होगा। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, 5, 6, 7, 8 क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 8। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर जाके देख ले। ये पार्ट 4 है, 1 से 3 तक। कौन सी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत को बोल रहा है कि 8 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो पिन कोड क्षेत्र में भारत को जो है बोल रहा है कि 8 में किया गया। 6 अंक के पिन कोड के प्रथम अंक के क्षेत्र जो होते हैं वो पोस्टल जोन, और दूसरे अंक के जो उपक्षेत्र होते हैं वो तीसरे अंक के जिलों की जानकारी मिलती है। और अंतिम 3 अंक से उस डाक का सूचना होता है, सूचक होता है, जिसके अंतर्गत पत्रों में बताया गया विवरण क्षेत्र आता है। तो पिन कोड प्रणाली जो है सबसे पहले 1972 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था पिन कोड? 1972 में हुआ था। देखिएगा, आप जब पोस्टल भेजते हैं तो पिन कोड देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो इसमें देखिए, टिस्को है जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई, HSL दुर्गापुर। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 77 का? इसका बी हो जाएगा, HSL राउरकेला। तो टिस्को निजी क्षेत्र स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। और जो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से शुरू किया गया था। एंड टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन से, तो ये हो गया राउरकेला संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम दर्रा जो है हाईवे चीन और एवं पाकिस्तान को जोड़ता है। चाइना एंड पाकिस्तान को जोड़ता है ये, ठीक है। और बुर्जिल एवं जोर्जिला दर्रा जो है, बुर्जिल एवं जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग, रोहतांग हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा है, और यह तिब्बत को लहासा से जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं 79। निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो है बांग्लादेश। भारत की मुख्य भूमि 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें बांग्लादेश की सीमा जो है वो सबसे अधिक है, और अफगानिस्तान की सीमा जो है सबसे कम है। तो आप ये भी जान ले कि अफगानिस्तान का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। तो एक बार जो हम ये भी जान लेते हैं ना कि कितना कितना किसका, अगर आपको दे दिया कि किसका कितना सीमा रेखा। तो फ्रेंड, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है, तो कितना है
ये जानना भी हम लोग को लगता है बहुत ज़रूरी है, मुझे लगा बता दूँ आप लोग को। तो बांग्लादेश का जो है वो 4,096 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है, यानी 4,096 किलोमीटर है। चीन का 3,917 किलोमीटर है। उसके बाद आता है पाकिस्तान 3,310। देन नेपाल 1,752। म्यांमार का है 1,458 किलोमीटर। भूटान का है 587 किलोमीटर। और अफगानिस्तान का है 106 किलोमीटर। यानी सबसे कम किसका है? अफगानिस्तान का है, 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनई मुद्दी है, पता होगा आपको, अनई मुद्दी है। अनई मुद्दी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है, यानी 2,695 मीटर है। और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत में स्थित है। ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत में स्थित है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी है। अमरकंटक जो है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो अमरकंटक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, तो सिंचित कृषि का उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती किसका है? सिंचित खेती का। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, यानी उत्तर प्रदेश में, और गन्ना एक नगदी फसल है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे 82। हरित क्रांति का अर्थ है। तो हरित क्रांति का क्या अर्थ है फ्रेंड? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। पहला है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। बी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। सी है कृषक क्रांति। और डी है सामाजिक वानिकी। तो इसका ए हो जाएगा, कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट 83। रबर की खेती के लिए अच्छा, तो ये हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हरित क्रांति का तो आपको बता दिया। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पता है आपको? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गार्ड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय विश्व में किसको है? नॉर्मल, देखिए, नॉर्मल बोरलॉग को है। ठीक है, विश्व में, ये आप याद रखना, विश्व में भी याद रखना जरूरी है, बोरलॉग को है। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है फ्रेंड्स? रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेंटी है। लोहा और अमोनिया से संपन्न सुवाहित गहरी दोमट मिट्टी रबर की खेती के लिए क्या है? उत्तम है। और विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है। विश्व में रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है एवं यह पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती हुई कराची के पूर्व अरब सागर में स्थित मिल जाती है। शेषनाग झील जो है वो आपको झेलम नदी से निकलती है, जो शेषनाग झील है। और रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 85। लैंगून क्या है? नेक्स्ट है लैंगून क्या है? तो लैंगून जो है एक झील है। क्या है? झील है, नहीं सॉरी, हाँ बिल्कुल सही। लैंगून जो है वो एक झील है। लैंगून जो समुद्र के कटने एवं अलग होने से बनता है। अगर समुद्र है उससे कट के अलग हो गया। ओडिशा का चिल्का चिल्का झील और कोलेरू झील जो है लैंगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं 86। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, कोयना परियोजना जो है वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है।
परियोजना कोयना नदी पर है। कोयना बांध की ऊंचाई 66 मीटर है और इस परियोजना से 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो जो हीराकुंड परियोजना है वो ओडिशा राज्य में है। झारखंड में कोयला कारो परियोजना कोयला नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट 88, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया बांग्लादेश के साथ करती है और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। मैंने अभी इसको डिटेल में बता दिया था आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप में है। वैरन द्वीप भारत का नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। मतलब सिर्फ भारत का ही नहीं है बल्कि दक्षिणी एशिया का है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक ही भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता। इस द्वीप पर कोई भी मानव बसाव नहीं है। नेक्स्ट है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली असम में है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है अम्लीय, ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। उसके उत्पादन के लिए चाय बागान के लिए देखिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटी तापमान चाहिए और 200 से 250 सेंटी क्या चाहिए, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित अम्लीय एवं उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहांस और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की जो पहाड़ी है अपने चाय बागान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं 1892, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो 92 का क्या होगा, काजीरंगा असम पार्क जो है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गेंडे का प्राकृतिक वास स्थल भी है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 93, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है देश में वो आपका 1960 ईस्वी में हुई थी। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसको उधम जिले उत्तराखंड में है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश यानी यूपी के कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था और वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। किस विद्यालय को? तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड को, अगर आपने अभी तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब कर दें ताकि अधिकांश लोगों को पता चले हमारे चैनल के बारे में। मैं सिर्फ एस्टेट नहीं बल्कि यूजीसी, नेट, सीटेट, केवीएस की तैयारी भी करवाती हूँ। मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ फ्रेंड्स और केवीएस का आप लोग को करवा रही हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उस पर एक बार वॉच कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 में क्या है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिला जो है ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। आंध्र प्रदेश के जो रायजियरा क्षेत्र में स्थित है अनंतपुर जिला, यहाँ पे जो है सोने का स्वर्ण उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की जो रामगिरी खानों से भी सोने का खनन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 में,
किसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है। सूती वस्त्र के मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर तमिलनाडु के दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन ना अगर आपने दिया है एस्टेट तो आपको पता होगा, पिछली बार आया था ये, ठीक है। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और इसको दक्षिण भारत का कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 96, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका होगा NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है और पूर्व में जो है NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है पूर्व में, जिसको वर्तमान में NH44 में शामिल कर दिया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं 97, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसमें देखिए 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य आपको क्या है जानना जरूरी है। तो देखिए मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, MP, उसके बाद आपको आ जाएगा राजस्थान और गुजरात, MTWJCHMRG, यानी देखिए राष्ट्र में जी आ रहा है, जो गुजरात है वो अंत में होगा और पहला क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो ये 8 राज्य है। भारत की स्थिति आप लोग जानते ही होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 98, खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी जो है वो आपको गुजरात में है। खंबात की खाड़ी गुजरात पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट 99, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है वो देखिए बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल में क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा जो सबसे कम वर्षा पंजाब राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मॉनसून में होता है, मेघालय के मौसिनराम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, याद रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। मानसून के कारण होती है। लौटती हुई मानसून के कारण यहाँ वर्षा शरद ऋतु में तमिलनाडु में होती है। शरद ऋतु में मानसून जो है बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के तट में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है 100, भारत में पहला जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला जीव अभ्यारण्य क्षेत्र नीलगिरी में किया गया है। रणथंभौर के केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी कौन है? नीलगिरी। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए? दोदा बेटा। अंडमान निकोबार द्वीप का समूह का अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। तो फ्रेंड आज का सेशन मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड तक। थैंक यू फ्रेंड्स।